नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के बारे में बातें करेंगे, अबॉर्शन यानी गर्भपात। क्या आप जानते हैं गर्भपात की वजह से कितनी महिलाओं की जानें जाती हैं? क्या है ये सुरक्षित गर्भपात? कई बार महिलाएं मेडिकल स्टोर से अपने आप गोली लेके खा लेती हैं, वो कितना जानलेवा हो सकता है? भारत में गर्भपात के लिए क्या क्या कानून हैं? आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सारे विषयों के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। अबॉर्शन एक ऐसी स्थिति होती है जो महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तरीके से भी कष्ट देती है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का अबॉर्शन के मुद्दे पर डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रेगनेंसी को ख़त्म करना या भ्रूण को नष्ट करना अबॉर्शन कहलाता है। डॉक्टर्स मेडिसिन या सर्जरी द्वारा अबॉर्शन करते हैं। यदि अबॉर्शन प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में किया जाए तो मेडिसिन द्वारा ही पॉसिबल होता है, लेकिन अधिक समय होने पर सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है। कई बार अबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशन जैसे ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। अबॉर्शन का महिलाओं की प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। सबसे पहला मिसकैरेज। 20 वीक प्रेगनेंसी होने से पहले ही प्रेगनेंसी का अपने आप ख़त्म हो जाना मिसकैरेज कहलाता है। मिसकैरेज ज़्यादातर 12 वीक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अबाउट 10 to 20% प्रेगनेंसी मिसकैरेज में ख़त्म हो जाती हैं। मिसकैरेज में विजाइनल ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेट के निचले हिस्से या पीठ में दर्द का होना, खून या ऊतक जैसे पदार्थ का योनि से बाहर निकलना, ये सब देखने को मिल सकता है। इसके बाद चिंता, दुख और हताशा से मन भर जाता है। मिसकैरेज के कॉजेज़ में हो सकता है माँ को कोई बीमारी हो, या फिर माँ की बच्चादानी में कोई बीमारी हो, या फिर बच्चे या भ्रूण में कोई दिक्कत हो, या फिर हार्मोनल की इंसफिशिएंसी हो जाए, प्लेसेंटल डिसीज हो जाए, या फिर इन्फेक्शन। इन वजह से मिसकैरेज ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इंड्यूस्ड अबॉर्शन। गर्भपात जो जानबूझकर किसी दवा या सर्जरी के द्वारा किया जाता है उसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं। टाइम लिमिट फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन यदि 8 to 12 वीक्स के पीरियड में हो जाए तो ईजी रहता है। लेट होने पर प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन दो तरीके से किया जाता है, मेडिकल अबॉर्शन एंड सर्जिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन में दवाई द्वारा किया जाता है। दवाइयाँ जैसे मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रेस्टोल जैसी दवाइयों को यूज़ किया जाता है। मेडिकल अबॉर्शन लास्ट पीरियड के लगभग 60 दिनों के अंदर या प्रेगनेंसी के लगभग 10 वीक्स तक ही प्रभावी होता है। 95 to 98 प्रेगनेंसी इससे ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये दवाएं डॉक्टर की सलाह पर ही लें। सेकेंड इज़ द सर्जिकल अबॉर्शन। ये लगभग 100% प्रभावी होते हैं। सर्जिकल अबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट तक किया जा सकता है, लेकिन 10% में सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद भी सर्जरी द्वारा अबॉर्शन किया जाता है। सर्जिकल अबॉर्शन दो प्रकार से होता है। नंबर 1 मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन एंड सेकेंड इज़ द डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन लगभग प्रेगनेंसी के 13 वीक्स तक किया जा सकता है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सर्जरी है। इसको लास्ट पीरियड के 4 वीक्स तक यूज़ करना और बेहतर रहता है। सेकेंड इज़ द डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। इसे प्रेगनेंसी के 6 वीक तक यूज़ किया जाता है। कई बार महिलाएं या अविवाहित महिलाएं मेडिकल स्टोर से गोलियां लेकर बिना चिकित्सक परामर्श के ये खा लेती हैं, जिससे महिलाओं में ज़्यादा खून बहने लगता है। खून बहने के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसमें कई बार महिलाओं की हालत गंभीर हो जाती है। कई महिलाएं अस्पताल ही नहीं पहुंच पाती हैं। कई महिलाएं हेमोरेजिक शॉक में चली जाती हैं। तो कृपया ये गोली बिना डॉक्टर्स के परामर्श के ना लें और अबॉर्शन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करें। कई केसेस में प्रेगनेंसी ट्यूब में हो जाती है, जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। बिना अल्ट्रासाउंड कराए गोली खाने से ये प्रेगनेंसी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, जो कि जानलेवा हो सकती है।
हमारे भारत का कानून क्या कहता है अबॉर्शन के मुद्दे पर। 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था और आईपीसी की धारा 312 के तहत एक महिला को 3 साल की कैद या जुर्माना हो सकता था। 1960 के दशक के मध्य में सरकार ने शांतिलाल शाह समिति की स्थापना की और डॉक्टर शांतिलाल शाह की अध्यक्षता वाले समूह को गर्भपात के मामले देखने और तय करने के लिए कहा कि क्या भारत को इसके लिए नए कानून की आवश्यकता है। शांतिलाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर एमटीपी बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास किया गया और अगस्त 1971 में संसद द्वारा पारित किया गया। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट अप्रैल 1972 में लागू हुआ और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर ये भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में बताया गया कि 12 वीक्स के अंदर की प्रेगनेंसी की अबॉर्शन के लिए एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है, लेकिन 12 से 20 वीक की प्रेगनेंसी के गर्भपात के लिए 2 डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होती है। 2021 में एमटीपी एक्ट में बदलाव किए गए। अब अबॉर्शन की अवधि 20 वीक से बढ़ाकर 24 वीक कर दी गई है। पहले जो 12 वीक तक एक डॉक्टर की आवश्यकता थी, अब 12 से 20 वीक की प्रेगनेंसी के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है और 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी के लिए 2 डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। इस अधिनियम ने अविवाहित महिलाओं को गर्भ निरोधक की विफलता के आधार पर अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी। महिला को निजता का अधिकार दिया गया। चिकित्सा संस्थान गर्भपात से संबंधित विवरण केवल अधिकृत व्यक्ति को ही बता सकता है। यह नया कानून बलात्कार पीड़िताओं, अनाचार की शिकार महिलाएं, दिव्यांगों, विकलांगों आदि के लिए अधिक समावेशी है। अब हम लोग बात करते हैं सुरक्षित गर्भपाती। क्या होता है सुरक्षित गर्भपात? सुरक्षित गर्भपात में बच्चा पैदा करने की तुलना में कम शारीरिक नुकसान होने की संभावना होती है। जब अबॉर्शन एक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर द्वारा स्टेराइल तरीके से स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से 12 वीक्स के अंदर किया जाता है तो उसे हम सेफ अबॉर्शन कहते हैं। कई बार गरीबी या अन्य किसी कारणों की वजह से महिलाएं अपना गर्भपात कराने के लिए किसी दाई या अनरजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के पास चली जाती हैं, जो कि अनस्टेराइल तरीके से अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ना एक्सपीरियंस होने की वजह से जब अबॉर्शन करते हैं तो कभी कभी बच्चेदानी फटने की संभावना रहती है या कभी कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो अबॉर्शन हमेशा एक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से स्टेराइल तरीके से और स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके ही कराएं। अब हम लोग बात करते हैं अबॉर्शन के साइड इफ़ेक्ट यानी अबॉर्शन के कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे पहला एक्सेस ब्लीडिंग। कभी कभी अबॉर्शन में पूरी तरह एम्ब्रियो और फीटस के पार्ट्स नहीं निकल पाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। सेकंड, आमतौर पर यदि अबॉर्शन सही से हुआ है तो ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए। कभी कभी अबॉर्शन किसी इनएक्सपीरियंस डॉक्टर से ना कराने की वजह से भी बच्चादानी फटने की संभावना होती है, उससे भी ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। सेकंड इज द शॉक। कभी कभी ज़्यादा खून बहने की वजह से पेशेंट जो है वो हेमरेजिक शॉक में चला जाता है, या कभी कभी अबॉर्शन की वजह से महिलाओं की मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ने की वजह से महिलाएं शॉक में चली जाती हैं। तीसरा, इन्फेक्शन। जब अबॉर्शन अनस्टेराइल तरीके से या कंप्लीट अबॉर्शन ना होने की वजह से इन्फेक्शन के ब्लड में फैलने की संभावना रहती है, उससे हम सेप्सिस कहते हैं। फोर्थ, द यूट्राइन परफोरेशन यानी बच्चादानी का फट जाना। जब अबॉर्शन किसी तेज़ इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है तो कभी कभी बच्चादानी, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, इंटेस्टाइन, ब्लैडर फटने के चांसेस रहते हैं। तो आखिर में मैं कहना चाहूँगी, अबॉर्शन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करें। अबॉर्शन को किसी भी अनरजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर या दाई से ना कराएं। अबॉर्शन की गोली को किसी मेडिकल स्टोर से ऐसे ही लेकर ना खा लें, अन्यथा ये सब चीज़ें जानलेवा हो सकती हैं।